इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। ऐ मेरे घोड़े आहिस्ता। यकुम मई का प्रोग्राम बहुत रंगारंग था। एक पार्क में किसी कल्चरल मरकज की इमारत थी। उसके एक बहुत वसी ऑडिटोरियम में लोगों के लिए सिनेमा का इंतजाम था। कुछ उधर मदारी का तमाशा देख रहे थे, कुछ दूसरे खेल खेल रहे थे। रंगारंग लिबास, तालिब इल्म, मजदूर, गैर मजदूर। तेरी दरगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए। हमने अपने लिए अवामी गीतों के एक प्रोग्राम को पसंद किया। मुख्तलिफ इलाकों की संगीत मंडलियां आईं और अपने जौहर दिखा गईं। हमारे लिए तर्जुमे का इंतजाम भी था। गीत तो बहुत थे, लेकिन एक हमारे जी ऐसा लगा कि हम मिसरा व मिसरा तर्जुमा करते गए। उधर उनका गीत खत्म हुआ, इधर हमारा मुकम्मल था। उनको तो क्या सुनाते, आपको सुनाते हैं। ये अवामी गीत नए जमाने का है और जंबोल जाबिर के गीतों की याद दिलाता है। आहिस्ता आहिस्ता ऐ मेरे घोड़े आहिस्ता, सब्जाजार के मंजर देख, मोटर देख, ट्रैक्टर देख, उजले साफ घरौंदे देख, हाड़ियां खेत तवेले देख, बिजली के ये खंबे देख, सब्जाजार के चरवाहों के हाथों की मेहनत के फल। मैं भी देखूं तू भी देख, ऐ मेरे घोड़े आहिस्ता आहिस्ता। चारों जानिब सब्जा है, इस सब्जे पर भेड़ें हैं। भेड़ें जैसे आसमान पर बादल से घिर आए हों। आज मेरे दिल में भी खुशियां बादल बन घिर आई हैं, बादल बनकर छाई हैं। चारों ओर सुहाने मंजर, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर। मैं भी देखूं तू भी देख, ऐ मेरे घोड़े आहिस्ता आहिस्ता। गीत तो और भी थे, लेकिन शेरियत हमें इसी गीत में नजर आई। बाकी का अंदाज जेल के लोगों से जान लीजिए। सर्दी से नहीं डरते, गर्मी से नहीं डरते, मेहनत से नहीं डरते, कुल्फत से नहीं डरते। हम लोग तो ज्याले हैं, हाँ हिम्मत वाले हैं। हमारी पहली मंजिल पीकिंग थी। वहां जो कारें हमारी सवारी में थीं, अगर फटीचर नहीं तो कोई ऐसी उम्दा भी न थी। दुहान में इससे अच्छी, कैंटन में इससे और बेहतर, हांगचू में और ज्यादा उम्दा, शिंघाई में निहायत शानदार, और सोचू में कि हमारी आखिरी मंजिल था। ये लगता था कि अभी अभी कारखाने से आई हैं। ज्यादातर लोग पीकिंग जाते हैं। बेहतरीन कारें वहां रखनी चाहिए थीं, लेकिन यह भी चीनियों की एक अदा है। अगर कहो तुम्हारे मुल्क ने बहुत तरक्की की है तो वो कहेंगे अजी कहां, अभी तो बहुत गरीबी है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। पतलूनों पर लोग पेवंद लगाए फिरते हैं। यूनिवर्सिटी में गए तो पेवंद वाले तालिब इल्म सबसे अगली सफ में। डॉक्टर के यहाँ गए तो वो भी बैठा मतब में झाड़ू दे रहा था। पेवंद उसके भी दोनों घुटनों पर थे। फिर एक दो नहीं, बाजों के लिबास पर तो 10-10, 20-20 पेवंद। ये बात नहीं कि चीन में कपड़े का तोड़ा हो। बाजार भरे पुरे, खरीदारों के हुजूम, इस्तिताअत भी मौजूद है। कम्यून दिखाने गए तो बोले क्या देखोगे, अच्छे भी हैं और ऐसे भी जिनमें अभी आगाज है, और लोगों का ज़ाहिरी अहवाल बस देखिएगा। हमने कहा हमें तो अपना बदतरीन कम्यून दिखाओ। ये बात कैंटन के नवाहात की है। शहर से कोई 40 मील दूर कुछ पुराने जमाने के देहात का मजमुआ था। कम्यून के दफ्तर में भी देहातियों ने मेज कुर्सियां खुद ही ठोंक पीट कर बना रखी थीं। एक कारखाना छोटी मोटी और सनती मशीनों की मरम्मत करने का भी इसी कम्यून का हिस्सा है। एक दूसरी फैक्ट्री में, उसे फैक्ट्री कहिए या पजावा कहिए, सैनिटरी पाइप वगैरह बनते हैं और उनसे माकूल आमदनी होती है। उसके एक तरफ कुछ तेजाब और दूसरे केमिकल बनाने की फैक्ट्री भी मौजूद थी। आगे एक मुर्गी खाना था। बड़ी मोटी और मुश्तंडी मुर्गियां थीं। हमारे हमसाए में होती तो हम कभी ना छोड़ते, जरूर चुराकर अहबाब की दावत करते। एक तरफ गाय भैंसों का बाड़ा था। हमारे कवि जसीमुद्दीन तो वहीं डेरा डालकर बैठ गए। एक गाय को उन्होंने दोहा भी। उनका दूध पूछा कितना देती हैं और आया खालिस भी होता है। हमारे कवि जी रहते ढाका के शहर में हैं और यूरोप अमेरिका सब जगह घूम आए हैं, लेकिन दिल उनका देहात में है। हम ढाके जाएं तो हमारी गुड़ की दावत करते हैं, और घर को उन्होंने मवेशियों का बाड़ा बना रखा है। पिछले आंगन में पूरा गल्ला खड़ा है, और चूंकि उनके टॉयलेट का इंतजाम ऐसा ही है जैसा बिलुमूम हमारे यहाँ होता है,
اس لیے ان کا ہی نہیں سارے محلے والوں کا مشام جاں ہمیشہ معطر رہتا ہے۔ خیر، تو قصہ یہ کہ کبھی صاحب کو ان گایوں سے بجبر الگ کرنا پڑا، پھر بھی ان کی نگاہ واپسی میں کچھ اسی قسم کی فریاد تھی، مینو لے چلے بابولا لے چلے وے۔ ان کارخانوں میں بھی لوگوں کے کپڑے صاف بے شک تھے، لیکن موٹے، جھوٹے اور نیلے بدرنگ۔ خیر، نیلا تو ان لوگوں کا قومی رنگ ٹھہرا۔ اب ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں سے بچ کر گاؤں میں گئے، ارشاد ہوا کہ جس گھر میں چاہو جاؤ۔ اچھے برے ہر طرح کے مکانات تھے۔ گھروں میں زیادہ تر بڑھیائیں تھیں یا چھوٹے بچے۔ بڑی خندہ پیشانی سے گھر کے اندر جاتی، پرانے گھر تھے۔ ایک بڑھیا نے بتایا کہ انقلاب سے پہلے تو ہمارے پاس گھر تھے ہی نہیں، بس بیگاری مزدوروں کی زندگی تھی۔ یہ سارے گھر زمینداروں کی ملکیت تھے، لیکن اب تو ہمارے ہیں، یہ فصلیں اور یہ کھیت بھی۔ جوان بیٹے اور بہویں کام پر کھیتوں میں گئی ہوئی تھیں۔ ایک پڑوس کی بڑھیا اس گھر میں چاول کوٹنے آئی تھی۔ ہمارے دیہات کی گھر گھر کرنے والی چکیاں جن پر گھر کی بیوی تڑکے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور جس کی سریلی آواز ہمارے لیے لوری کا کام دیتی تھی، ان چینی دیہات کے لیے بڑی ترقی یافتہ مشین شمار ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک گڑھا تھا جس میں لکڑی کا ایک ہتھوڑا جا کر پڑا تھا اور ڈھینگلی کے اس سرے پر ایک عورت اسے دباتی اور چھوڑتی تھی اور ایک لمبی لٹھیا سے چاولوں کو الٹتی پلٹتی تھی تاکہ ہتھوڑے کے نیچے آتے جائیں۔ ہمارے مشرقی پاکستان میں اب بھی دھان یوں ہی کوٹا جاتا ہے۔ خیر، ایک طرف یہ تھا، اس کے برابر ہی باورچی خانہ۔ اسی کمرے میں ایک طرف کو چھوٹی سی 4 فٹ اونچی دیوار کھینچ کر سور کا باڑا بنا رکھا تھا۔ خوابگاہ البتہ الگ تھی اور سارے گھر میں سب سے اچھی وہی ہوتی ہے۔ چھپر کھٹ ہر گھر میں، اوپر چھت، ادھر ادھر کھینچنے کے لیے پردے، اندر تخت، اس پر بیل بوٹے والے فرش۔ جو کیفیت اس گھر کی تھی قریب قریب ویسی ہی دوسرے گھروں کی۔ باہر سے یہ گاؤں ہمارے ہی دیہات کا سا تھا اور اندر گلیاں بھی۔ اس کمیون کے بعد اور بھی کمیون 2-3 دیکھے، لیکن باقی سب کا احوال ان سے کہیں اچھا تھا، ترقی یافتہ تھا۔ ایک بار تو یہ خیال بھی ہوا کہ جس طرح چینی عورتیں اپنی عمر زیادہ کر کے بتاتی ہیں، اسی طرح غیر ملکیوں کو دکھانے کے لیے ان لوگوں نے کچھ کمیونوں میں غریبی کے حالات رکھ چھوڑے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔